जैसे छोटी छुट्टियाँ हो रही हैं एक्स्ट्रा, छुट्टियों वाला जो वो है छुट्टी करके तो डेली किसी भी लोग वाला क्या करता है तो 3 करवा दिया जाएगा। तो ये जो पीछे गैप है ये अपने सेट हो जाएगा, तो ये लगातार छूटा रह जाएगा। इलास्टिक हेड-ऑन कोलिजन जो हो गया था, वेलोसिटी ऑफ लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, ये भी हो गया था। अच्छा, अगर मैसिव और लाइटर, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग हेड-ऑन टेढ़े करेगा बेटा, राइट टेढ़े करेगा। कोलिजन की कंडीशन बता दी गई थी, ऐसा पता काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन, अगर टेढ़े करेगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर kinetic energy transferred during head-on elastic collision. Kinetic energy transferred during head-on elastic collision. इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बेटा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर कितना होगा, ये चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक, देखो हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन बोला गया था इसमें अगर एक ही एक्सिस पे बॉडी आ रही है और आपस में कोलाइड कर रही है, तो कोलिजन में जो आपकी क्या होगी, कोलिजन के बाद आपस में वेलोसिटी वगैरह इंटरचेंज होते हैं। अगर हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन है तो जब वेलोसिटी वगैरह चेंज हो रहे हैं तो हम बोला गया है कि कितना ट्रांसफर होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितना ट्रांसफर होगा, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। उसी को आप कहें काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, अब लास्ट लेक्चर में जो लोग नहीं गए हमको बेटा किसी से एक नोट कर लीजिएगा, ये नोट अगर आपके पास है चाहे या फिर जो भी उसमें पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, तो कंडीशन क्या हो रहा है, जैसे हम लोगों ने लिखा था बेटा वहाँ पे, अगर दो बॉडी में एक को लिया था M1 मास वेलोसिटी U1 था, दूसरा आपने क्या था M2 वेलोसिटी U2 था, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है बेटा। कैसा है बिफोर कोलिजन की कंडीशन ये है, दिस इज द बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन की जब बात हम लोग करेंगे तो आफ्टर कोलिजन सपोज दैट इसकी वेलोसिटी V1 हो गया, मास M1 ही है, इसकी वेलोसिटी V2 हो गया, मास आता है। अब हमें कितना ट्रांसफर निकालना अगर आपको है, या अगर हमने ट्रांसफर की वैल्यू निकालनी है तो जैसे मान लो दो लोग हैं, सपोज दैट ये दो लोग यहाँ पे हैं, इनके पास कुछ पैसे हैं, इनके पास कुछ हैं। ठीक, अब कंडीशन क्या है, ये दोनों लोगों ने कुछ इनको दे दिया कुछ उनको दे दिया। ठीक, अब कितना दिया, जैसे कहा है कितना दिया, ये दो ही लोग हैं, मान लो ये दो ही लोग कंसीडर करते, दो लोग हैं, ये हैं, इनके पास X रुपये, इनके पास Y रुपये, इन्होंने आपस में इंटरचेंज किया। ठीक, अगर इन्होंने कुछ इनको दे दिया, X में से मान लो X लेस, इन्होंने इनको ट्रांसफर कर दिया, तो जितना इनका लॉस होगा उतना ही इनका क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि बीच में ट्रांसफर में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है ना। कैसा है कोलिजन, इलास्टिक। अगर इलास्टिक नेचर का कोलिजन है बेटा तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता है, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो कंडीशन क्या हो रहा है, अगर इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं तो पहले जो इसके पास एनर्जी है उस एनर्जी में से बाद में जो इसके पास एनर्जी बची, अगर वो आप क्या करिए डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो कितना एनर्जी इसने सेकेंड वाली बॉडी को ट्रांसफर किया वो मिल जाएगा। तो जैसे इनके
बचा दोनों के डिफरेंस के बाद। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका आपका होता है बेटा इसके बाद यदि इनिशियल एनर्जी हो, क्योंकि ये गेन कर रहा है, जब गेन करेगा तो इसका इंक्रीजमेंट होगा। फर्स्ट बॉडी के रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसका डिक्रीजमेंट हो रहा है तो आप इनिशियल माइनस फाइव में करेंगे, और जिसका इंक्रीजमेंट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करेंगे तो जो फाइनल है, फाइनल में से क्या करेंगे आप इनिशियल वाले को घटा देंगे, उसका ट्रांसफर कितना हो रहा है एक दूसरे में वो मिल जाता है। किसी भी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिएगा दिखा दीजिए डायग्राम फिर जो पहले से बनाए हैं तो पट्टे को दिखा लीजिए। लिखेंगे कैसे? काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल बॉडी। प्रोजेक्टाइल किससे कहा जाएगा? प्रोजेक्टाइल कौन है? जिसमें आके टकराता है कि जो आके टकराता है? जो आके टकराता है उसे वो प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक। और जिसमें आके टकराता है उसे टारगेट कहते हैं, ठीक। तो ये प्रोजेक्टाइल का काम करेगा, इसमें जाके टकराता है तो ये टारगेट का काम करेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉडी बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले जो आपका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगी प्रोजेक्टाइल बॉडी का, इसकी वैल्यू होगी हाफ m1 e1 स्क्वायर, यानी कि इसका kg की जो वैल्यू होगी हाफ m1 e1 स्क्वायर होगी टकराने से पहले। बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉडी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। जैसे मान लो kg डैश से भी आपने यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपके वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितना हो गया, ये आपका कोलिजन, जैसे आपका कोलिजन एक बिफोर कोलिजन है, दूसरा आफ्टर कोलिजन है। तो जब आफ्टर कोलिजन की हम लोग बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉडी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m1 क्या हो गया v1 स्क्वायर। अगर ये पूछा जाए बेटा कि कोलिजन में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ आपका, लॉस है क्या या ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक। तो जितना ये देगा उतना ही दूसरा वाला क्या करेगा, लेगा। तो लॉस में काइनेटिक या ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन अगर आप निकालेंगे ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन में कितनी काइनेटिक एनर्जी का आपका ट्रांसफर होगा, उस कंडीशन में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा kg की जो वैल्यू होगा ये kg माइनस कितना kg डैश के बराबर होगा। kg माइनस kg डैश से क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। तो kg की वैल्यू निकाला जाए हाफ m1 e1 स्क्वायर, kg डैश की वैल्यू है हाफ m1 v1 स्क्वायर। देखो हाफ m क्या है, कॉमन है, हाफ m क्या हो गया बेटा, कॉमन हो गया। कंडीशन हो जाएगा हाफ m कॉमन कर लो, u1 स्क्वायर माइनस v1 ज़्यादा तो नहीं रहेगा, ज़्यादा लास्ट हम लोग निकाल रहे हैं। लास्ट मतलब क्या, पहले जितना रुपया आपके पास था बाद में आपके पास जितना बचा उसका डिफरेंस v1 की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू u1 से क्या हो गया कि इसने ये टकराया इसमें जाके अपनी एनर्जी इसने दिया तो इसकी एनर्जी घटी तो इसकी वेलोसिटी घट गई। तो आप v1 स्क्वायर माइनस हमेशा जो बैक बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी और एनर्जी घटती है कोलिजन में, और जो क्या होगी फ्रंट बॉडी होगी उसकी क्या करेगी, वही इंक्रीज करेगी, ठीक। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन मेरा कि डाटा हम लोग निकाल लेते हैं कितने का होगा।
का लाइन बना के खींचता जाता है। अब इनके क्वेश्चन में मेरे को सवाल होता लाइन बना के जाने एनर्जी लॉस कितना होगा बेटे और ये दूसरा सेकंड में लिख देते हैं मतलब कितने का ट्रांसफर हुआ और बटे कितना उसका इनिशियल वैल्यू था उसी के रेशियो को फ्रैक्शनल बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो हाफ m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, डेल्टा के अपॉन के इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन ये फ्रैक्शनल होता है। अगर परसेंटेज डिक्रीज कहा जाए, परसेंटेज डिक्रीज अगर कहा जाए परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जब परसेंटेज की आप बात करोगे परसेंटेज डिक्रीजमेंट कितने का होगा, तो जितना बेटा हमारा फ्रैक्शनल हुआ इनको क्या कर लेते हैं 100%। में आपने पढ़ा था जितना आपका क्या हो गया फ्रैक्शनल होता था 100 बराबर क्या परसेंटेज होता था। ऐसे ही परसेंटेज जब डिक्रीजमेंट आप बात करोगे जितना फ्रैक्शनल डिक्रीजमेंट हुआ 100 कर देंगे तो परसेंटेज डिक्रीजमेंट मिल जाएगा। ठीक, तो इसके लिए वैल्यू आएगी मतलब डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर इंटू कितना 100। ये जो वैल्यू आपकी होगी परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जरा सुनना, परसेंटेज यानी फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों फॉर्मूले क्या मास पे डिपेंड कर रहे हैं, बॉडी के मास पे डिपेंड किया गया, यहाँ वाला डिपेंड कर रहा है मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर इन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है। बट जो फ्रैक्शनल डिक्रीज है या जो परसेंटेज डिक्रीज है दैट डिपेंड्स ऑन क्या मास ऑफ का क्या बॉडी। ये आपका बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। यह आप क्यों करेंगे फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज डिक्रीज इन पढ़ लेते हैं बेटा।
डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। बॉडी का जो मास होगा उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, बॉडी छोटी है बड़ी है कितनी हैवी है उसमें डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफर की बात करेंगे तो वो मास पर डिपेंड करेगा, तो याद रखिएगा। जैसे जहाँ काइनेटिक एनर्जी आता है हमारे दिमाग में आता है हाफ एम स्क्वायर, ठीक, तो हमें तो मास पर डिपेंड करेगा दूसरे आपका, ठीक है, डिपेंड ऑन मास ऑन नॉट 100% क्या डिपेंड करा के आएंगे, ठीक है, तो डिपेंड नहीं करता है। 99% जो लोग नहीं पढ़े वो लोग करते हैं। पढ़ने वाले 25 लाख लोग होते हैं, पढ़ने वाले 4 लाख होते हैं, ठीक। और उसमें से भी सब पढ़ते कहाँ हैं? आपके क्लास में कई लोग का रजिस्ट्रेशन है, देखें कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक। ड्रॉप करते टाइमिंग घटती जाती है। ड्रॉप करने से सभी पढ़ने की टाइमिंग घटती जाती है। हम 15-16 दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम 15-16 दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़े आएंगे नहीं पढ़ पाए। हो गया बेटा। ये होता है आपका परसेंटेज डिक्रीजिंग कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन डिक्रीजिंग कैसे निकालेंगे, इसके बेस पे आपका निकल जाता है। अब देखो पीछे हम लोगों ने लिखा था बेटा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के लिए फार्मूले बताए गए थे। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के लिए आपको फार्मूला लिखा था, कितना वेलोसिटी में क्या होगा 10 होगा, ठीक। अब जब हम लोग यहाँ पे उसकी वेलोसिटी के टर्म में लेते हैं, किसके टर्म में लेंगे, वेलोसिटी के टर्म में लेंगे, तो आपने पहले पढ़ा हुआ था काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी कैसे निकालेंगे, उसके टर्म में अगर निकालना है तो कंडीशन हमारा फिर बदल जाता है। उस केस में सिचुएशन जब होंगे वो आपके चेंज होंगे, ठीक। आप लिखिएगा बोले देखो रिलेशन बिटवीन परसेंटेज में आपने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया, ठीक। ऐसे फाइंड कर लीजिए तब उसके बाद फिर इसको लिखवाते हैं। अगर मास के टर्म में हमें निकालना हो मतलब इन रिलेशन से हम लोग लिख लेते हैं मास पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, किसकी वैल्यू फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पुट कर देते तो वहाँ से पीछे आपको वेलोसिटी के फार्मूला लिखाया गया था, कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी मिलती है, तो लोग को याद है, किसी को याद है वेलोसिटी आफ्टर क्या है इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होती थी, किसी को याद है। अगर v1 की वैल्यू निकालते हैं v2 की वैल्यू निकालते हैं तो वेलोसिटी कितना होता है, किसी को याद है बेटा? बहुत तो फार्मूला कोलिजन के बाद वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता था, किसी को भी v1 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ बोले आप जी देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होना बेटा कि अगर हम लोग बात करते हैं इसका अगर आप बात करते हो कि जो कोलिजन के बाद वेलोसिटी होता था कुल बॉडी का, तो जब हम लोग फर्स्ट बॉडी यानी टारगेट बॉडी की वेलोसिटी निकाला तो उसमें लिखा था v1 की वैल्यू जिसका निकालते थे उसका मास माइनस सेकेंड बॉडी का मास अपॉन टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी बिफोर कोलिजन, ऐसे लिखा था आपने। याद रखो यह फार्मूला वहाँ पे बताएगा नहीं यार, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, फिर क्या था क्या बोला था बस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सेकेंड बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी अपॉन टोटल मास, ये लिखते थे प्लस 2
बोलोगे तो V2 की वैल्यू निकालते थे तो लिखते थे ऐसे ही M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 U2 जिसके निकाल रहे हैं उस बॉडी का पहले कंपोनेंट रखेंगे प्लस 2 टाइम्स आप M1 U1 अपान 2 टाइम्स आप M1 U1 अपान M1 प्लस क्या हो जाएगा M2। ये वेलोसिटी हम लोग ओरिजिन के बाद ये रहती थी। अब अगर इन वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लंबा सा रिलेशन बनता है आपका, ठीक है। लंबा सा क्या बनता है रिलेशन बनता है। तो यहाँ ये फार्मूला आपको पहले ऑलरेडी क्या किया गया था, लिखाया गया था और उसमें ये भी कंडीशन बताया गया था अगर उनकी वेलोसिटी जो होती है वो मतलब टारगेट बॉडी आपका रेस्ट में था तो कोलाइडिंग बॉडी जो आपकी है क्या कौन सा कोलाइडिंग बॉडी आपकी कोलाइड का देख क्या सिचुएशन होगा वो सारी चीज़ें आपको बताई गई, ठीक। तो उनकी वैल्यू पे हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो स्टेज में जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस वगैरह होता है या चेंजेस होते हैं तो फिर हमारा क्या होता है रिलेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए तब आपका जब उससे हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन को तब फिर वो मास से डिपेंडेंट होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो लाइन लिखा गया था ना कि मास पे डिपेंड क्या नहीं कर रहा है, ये तब के लिए लाइन है जब हम लोग इस रिलेशन के बेस पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो जब V1 की वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड ऑलरेडी दी गई हो, ठीक। और अगर ये जो कंडीशन है अगर हम लोग इस वैल्यू को रख के इसकी वैल्यू को क्वेश्चन से डिस्क्राइब करके निकाल के तब रखेंगे तब वो मास के साथ वो रिलेट होता है, ठीक। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा इस फार्मूले के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए इस फार्मूले के लिए आपका एप्लीकेबल है। यहाँ से अगर आप निकालते हैं तब इंडिपेंडेंट है तो ये स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आपका है। यहाँ रिलेशन जो हम रख रहे हैं तब के लिए आपकी कंडीशन होती है, ठीक। तो यही एक पॉइंट लिख लीजिएगा ऐसे रिलेशन बनाए क्वेश्चन आपने थर्ड क्वेश्चन 4 एंड 5 इस क्वेश्चन के क्वेश्चन के बिहार पे हम लोग ये स्टेटमेंट देते हैं, इसीलिए स्पेसिफिक नहीं होता है कि हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़े कहाँ पे वो डिस्क्राइब करके पूछ रहा है। तो बाकी आप लिखेंगे आगे, तो यहाँ से अगर हम लोग वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मास के टर्म में, वेलोसिटी को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तब रिलेशन हमारा क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो लिखिएगा on substituting the value of V1 ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है कौन सा 4 बना है, एक V1 इन क्वेश्चन 4 V1 की वैल्यू क्वेश्चन 4 में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं देखो लिखा था आपने डेल्टा K अपान K फार्मूला क्या आया था, फार्मूला जब हमने 4 बनाया फार्मूला क्या है आपका जो फार्मूला आपने बनाया वो क्या निकाला A1 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर, ठीक। कंडीशन आपका आ रहा है इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देखो A1 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर E1 बाई E1 को अलग कर लो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस B1 स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा भाई इसको अगर सेपरेट कर लो तो E1 स्क्वायर अपान E1 स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस B1 स्क्वायर अपान क्या E1 स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग क्या कर देते हैं V1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना अगर V1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तब उस केस में डेल्टा K अपान K की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट है ये वैल्यू क्या करेंगे पुट कर लेंगे। उस केस में अगर आपको सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर रिलेशन की बात हम लोग करते हैं तो V1 आपका ऊपर 1 माइनस V1 स्क्वायर अपान E1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर अपान E1 स्क्वायर की जो वैल्यू आती है M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर आता है। तब वहाँ पे जब रिलेट करेंगे तो ये फार्मूला ऐसे मिल जाएगा आर करके डेल्टा के ई अपान के ई इक्वल टू 1 माइनस M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 का क्या चाहे ऊपर नीचे स्क्वायर करो चाहे आप होल स्क्वायर के टर्म में लिखिए, ठीक। तो तब यहाँ पे अब इस रिलेशन से देखो क्या हो रहा है मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, इस रिलेशन से निकालो मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं,
डिपेंड कर रहा है, मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है। जैसे हम लोग स्मॉल जी की बात करते हैं, जब पेशेंट पढ़ेंगे स्मॉल जी की बात करते हैं, स्मॉल जी क्या होता है, पोजीशन टू पोजीशन वैरी करता है, जबकि कैपिटल जी कैसा है, यूनिवर्सली क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। ऐसे ही वो स्टेटमेंट उन इक्वेशंस के बेस पे दिए गए हैं, वहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट यहाँ से निकालो तो क्या है, मास डिपेंडेंट, मतलब वो स्टेटमेंट यूनिवर्सल नहीं है। ध्यान रखेंगे, वो स्टेटमेंट जो आपने लिखा है वो यूनिवर्सल नहीं कि हर जगह नहीं लागू होता है, वो तब लागू होता है जब वो सिचुएशन रहेगा। ठीक, उस चीज़ को ध्यान रखना। तो डेटा के बाद के इक्वल टू 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। और इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, अगर इसको हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई किया जाए तो रिलेशन थोड़ा सा मॉडिफाई होता है। डेटा के अपॉन के की वैल्यू जो आती है वो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के होल स्क्वायर के बराबर आ जाता है। लेकिन ये सब स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन उस काम में भी नहीं लीजिए क्योंकि आपको पूछा गया है, आर करके लिख लीजिएगा। ये सब अभी जो रिलेशन लिख रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन बेस्ड रिलेशन है ना, एक डायरेक्ट लिख आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 के होल स्क्वायर का छोड़ दो, ऊपर वाले को स्क्वायर कर दीजिए और फिर वहाँ से एलसीएम करके हम लोग जब प्रोडक्ट करते हैं बेटा, तो वैल्यू वही आता है 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये रेडीमेड फार्मूले हैं, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। एक रिलेशन ये लिखते हैं, दूसरा रिलेशन हम लोग इसी को m1 प्लस m2 के होल स्क्वायर को अगर फार्मूला आप लिखते हैं m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 आपका आता है। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, इस इक्वेशन को m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2, देखो जरा समझ लो अलग से, क्योंकि वहाँ नहीं लिखेंगे। जैसे आपने लिखा है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का क्या है बेटा, होल स्क्वायर। सबको फार्मूला मालूम है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस कितना, 2m1 m2 होगा। अगर हम लोग इसको, इस रिलेशन को ऐसे m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आता है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस माइनस कितना, 2m1 m2 आता है ना। अब जरा सुनो, अगर इस m1 प्लस m2 के होल स्क्वायर को हम लिखना चाहते हैं m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर के टर्म में, तो क्या उसमें जोड़ या घटा दिया जाए, बताओ इसको। अगर m1 प्लस m2 के होल स्क्वायर को हम लिखना चाहते हैं m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर के टर्म में, उस क्वांटिटी के साथ क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, 4m1 m2 क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा। फिर यही क्वेश्चन जो होगा, जैसे इसमें 4 जोड़ दो, ये 4 जोड़ेंगे तो 2 वाला हमारा कैसे बचेगा, तो रिलेशन कौन आ जाएगा, ऊपर वाला। इसी को हमने लिख देगा 4m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा, 4m1 into m2। ये सब रेडीमेड रिलेशन है बेटा, जहाँ से डायरेक्ट आपको यूज में आ जाता है। ये सभी जबरदस्ती बनाया जाता है। हाँ, बनाया जाता है, क्वेश्चन भी बनाया जाता है, क्या करेंगे। लेकिन सर ये क्वेश्चन से ज़्यादा कम्प्लीट है, क्या आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा दिया, अगर कुछ ज़्यादा है पढ़ लीजिए, तो आगे बाहर जाएगा तो कम हो जाएगा, पेपर हम थोड़ी बनाएंगे। हाँ जी सर, अगर हम भी बनाएंगे तो जरूर थोड़ी, जो पढ़ाए नहीं उतने देंगे, टेस्ट दे दिए हो ना, एक दो पता चल गया होगा, है ना। पेपर बनाते समय दिमाग में नई नई चीज़ें आती रहती, जो आती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक, कभी ये नहीं देखता है वो पेपर बनाने वाला कि भैया ये वाली चीज़ें की दुनिया में लिखा है कि नहीं लिखा है। हो गया जी। जो आजकल ऑनलाइन की कहानियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा बता के मीठा मीठा बोल के मन चल जाता है, दिमाग कुछ देर तो गड़बड़ हो जाता है, और वही रहता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा टेढ़ी चीज़ें होती है उसको क्या कर दिया जाता है,
आपका हो गया लासेस की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आगे नहीं चलेगा। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करके क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने के लिए क्वेश्चन इसमें आप ऐड किए रहिए या सर्च करके कराइए, जितने में आसानी होगा आपको इतना नहीं पड़ेगा। नहीं, क्या बोल रहे हो आप? खड़े हो गए। क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन लेकर आएगा, क्वेश्चन कराने के लिए इसी से गूगल से या इसी में से करके कीजिए तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। लेके जाना हम कैसे हो जाता है खास पढ़ना पड़ेगा। चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिखो, लिख लीजिए क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या किया जानो बहुत कॉम्प्लीट हो गया है। ठीक, लिखो। सरकार ही करना पड़ेगा, सरकार का आदेश तो कैसे नहीं पालन करेंगे भैया, शेर पड़ जाएंगे। ठीक है, तो बॉडीज ऑफ मासेस, तो बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg and 4 kg, 2 kg and 4 kg are collapsed elastically, elastically collide elastically, वो आपस में elastically collide कर रहे हैं। ठीक है, if velocity of 2 kg block body लिखा है, 2 kg body का 2 kg body is 10 meter per second and 4 kg body is 2 kg body is 10 meter per second, 4 kg body is 6 meter per second respectively, 6 meter per second respectively before collision, then determine velocity at the determine loss in kinetic energy during collision, and also find fractional and percentage लास्ट है बेटा वहाँ ट्रांसफर कर दो, लास्ट यहाँ ना करो, काइनेटिक है इलास्टिक है तो लास्ट यहाँ उचित नहीं होगा। जहाँ लास्ट लिखा है वहाँ ट्रांसफर कर दो, लास्ट का टर्म यहाँ थोड़ा सा क्योंकि इलास्टिक ले रहे हैं तो लास्ट यहाँ नहीं लिख लीजिए, ट्रांसफर लिखिए, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो फाइंड फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज decrease in kinetic energy of projectile body, fractional and percentage decrease in kinetic energy of projectile body। हो गया? इस बार आपको संडे को भी हो सकता है क्लासेस चला दी जाए, इसी टाइम मैंने सोचा है। ठीक, उधर की छुट्टी ना मारी जाए, ठीक है?
क्या करेंगे, आया कोलिजन के बाद जो आपका क्या है, कितनी वेलोसिटी है उसको गिवन हमें फार्मूला बताया था, उससे निकालना पड़ेगा आपको पहले। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आपकी हो रही है ना, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी आपकी मिल रही बॉडी की कितनी वेलोसिटी होगी, उससे पहले आप गिवन वाले फार्मूले से फाइंड कर लीजिएगा। फिर इस फार्मूले पे आपको उसका वैल्यू आपको क्या होगा, मिल जाएगा। इस फार्मूले पे इनपुट कर लीजिए तो वैल्यू क्या होगा आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखिए कितना आया क्या, इसी की वैल्यू आएगी। देखो पहले हमें वेलोसिटी निकाल लो कोलिजन के बाद, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आप निकालोगे तो कंडीशन होगा v1 की वैल्यू अभी आपने क्या लिखा था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का कितना, m2 कितना, क्या लिखा था। ऐसे किताब कितने लोग घर पे पढ़ते हैं यार, कितने लोग खाली मोबाइल से पढ़ते हैं, आप बताओ, केवल मोबाइल से पढ़ने वाले हैं, बताओ किताब से पढ़ते हैं, जब पढ़ा करिए मेरा बड़े काम नहीं चलता है। अभी देखो तुम्हारे पीछे अभी जस्ट लिखा है, कहाँ गया अभी तो नहीं लिखा है, लेकिन 2-4 दिन पहले लिखा था या 2-4 घंटे पहले लिखा था। पहला से आपको बोलते कि अभी बताया नहीं कि आप जिसका निकाल उसका मास माइनस सेकंड बॉडी का मास अपॉन टोटल मास इनकी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ब्रैकेट इनटू वेलोसिटी अपॉन टोटल मास। ठीक, अब 2 सेकंड के बाद हो जाता है तो ये 1 प्लस m2 अपॉन पहले आप निकाल लो क्या वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी सेकंड बॉडी की, m1 की वैल्यू कितना केजी था, m2 की अपॉन 2 प्लस 4 इंटू कितना वेलोसिटी है प्लस 2 m2 की वैल्यू 4 है इसकी वेलोसिटी का अपॉन क्या, ये हो गया -2 अपॉन 6 इंटू 10 और ये हो जाएगा हमारा 4 यहाँ से काट लो 3 जा 10/3 -10 अपॉन 3 प्लस 8 24 होगा, 24 में से 10 घटाओगे तो -14 प्लस 14 हो जाएगा, 14 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो गया पहली बॉडी का टकराने के बाद, इसके पहले वेलोसिटी था, अब वो रिड्यूस होकर कितना 14 में 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, 4 पॉइंट क्या तो इतना आ गया वेलोसिटी कोलिजन के बाद। अब हमने लिखा था डेल्टा के ए निकालना था बेटा, इसके लिए फार्मूला आपने लिखा था कितना, हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। मास था जो 2 किलोग्राम का, v1 की वैल्यू 10 था बेटा, 10 का स्क्वायर अपॉन 14/3 का क्या होल स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, ये हो गया 100, 14 का स्क्वायर 196/3, यहाँ से 300 में से माइनस करोगे तो 100 हो गया, तो यहाँ से करोगे तो बचेगा कितना 104 900 अपॉन 704 अपॉन कितना 9, 704 अपॉन 9, ये काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वैल्यू ऑफ कार्टून कितना आ गया कितना ट्रांसफर हो गया, मतलब जो टारगेट मतलब प्रोजेक्टाइल वाले था बेटा वो अपनी इतनी एनर्जी किसको टारगेट बॉडी को उसने ट्रांसफर कर दी। यहाँ लास्ट नहीं बोलेंगे कि हाथ अगर कहा जाए प्रोजेक्टाइल का लास्ट कितना हुआ तो इतना ट्रांसफर किया उसमें इसका लास्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे लास्ट का हम लोग नहीं देते हैं। लास्ट इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि हम लोग कहते हैं क्या बैटरी लास्ट के बोलते में लास्ट ऑफ एनर्जी नहीं होता, इसलिए नहीं बोलते। बाकी आप अगर बोल रहे हैं लास्ट
निकालने के लिए डेल्टा के बाद के 1 माइनस के टाइम मास के टर्म में निकाल लो, ठीक। और दूसरा इससे पहले तुमने वेलोसिटी के टर्म में पढ़ा था, तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी के टर्म में लेंगे तो वेलोसिटी टर्म वाले से भी आप निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं किए होते तो हम मास वाले से निकालते तो ज़्यादा आसान रहता, लेकिन अगर वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लिए तो आप वेलोसिटी वाले से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, निकालेंगे। तो इधर मामला है u1 का मालूम है, u2 अब u1 आपने निकाल लिया, u1 रख के मल्टीप्लाई करिए, 300 से गुणा कर देना परसेंटेज मिल जाएगा, तो आप उससे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। ठीक है, मैंने जल्दी नोट कर लीजिए। सर जी हाँ जी। वो मैक्सिमम अगर इसको भी तो ऐसे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 78.2 और बटे 100 कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये खाली फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, आपको वहाँ परसेंटेज या फ्रैक्शनल निकालने के लिए क्योंकि हमारा लास्ट है, इसकी ओरिजिनल से भाग देंगे तब उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो परसेंटेज मिलेगा। जब फ्रैक्शनल निकालते हैं तो डेल्टा के अपन के इंटू 100, ठीक। तो डेल्टा के जब फ्रैक्शनल आप निकालोगे, फ्रैक्शनल लास्ट डिक्रीजमेंट में हो रहा है या लास्ट जो भी हो रहा है जो भी कह लो, फ्रैक्शनल डिक्रीज ही कहो यहाँ पे। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज जो आपका हो रहा है, डेल्टा के ही नहीं खाली होता है ना, अपान के ही होता है। अब इसको आप निकाल के दोबारा इसको चाहे ना रखिए, ठीक। इसको किधर 78 पॉइंट कितना 2 अपान के की वैल्यू हाफ m1 a1 स्क्वायर, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक। अब इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपको क्या परसेंटेज अगर उस कैलकुलेशन को लंबा सा होगा उससे आप बच जाएंगे थोड़ा, ठीक। तो टाइम वहाँ से आपको बच जाएगा, समझ गए ना। तो परसेंटेज करना होगा, इसी में परसेंटेज जब कहेंगे आप ये हो जाएगा डेल्टा के पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव है, बिना बनाए हो जाएगा 78.2 अपान हाफ m1 a1 स्क्वायर इंटू आप 100 कर लेना, यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। इंटू 100 कर लीजिएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपने कुछ फैक्ट्री रांची पब्लिक ओरिजिनल भी नहीं हुआ था ना, वो किसी के राज्य पब्लिक पब्लिक हाँ वो किसी का तो हो गया है। फैक्ट्री रांची पब्लिक ओरिजिनल हुआ है, खाली ओरिजिनल हुआ नेक्स्ट एडिट करेंगे बेटा, हो गया ये। बस सर अब एडिट करो परफेक्टली, एडिट कर लो परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक ओरिजिन, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक ओरिजिन, इलास्टिक ऑब्लिक ओरिजिन।
आपको उस समय समझाया गया था बेटा, जो सेपरेशन डी होता है, अगर इस वाले की रेडियस की वैल्यू आपकी r1 है, इस वाले की रेडियस की वैल्यू r2 है, ठीक, तो यहाँ पे डी की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन r1 प्लस कितना, तभी जाके हम को राइट करेंगे किधर जाएगा, दूसरा वाला क्या होगा, तो z हो जाता है। तो जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों के बीच में सेपरेशन गैप जो होती है, तो 0 से बेटा बड़ी हो, 0 हो जाएगा तो सेम लाइन पे मूव करेंगे कोऑर्डिनेट के बाद, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और दोनों का रेडियस जो आपका है, दोनों कोऑर्डिनेट बॉडी की उनकी रेडियस के सबसे छोटा होना चाहिए, उनकी रेडियस के सबसे क्या छोटा होना चाहिए। अरे इधर भी सुन लो भैया, तो उसकी आपके हाँ इधर भी समझ लिया सर जी काफी लिखते रहना। अगर दो का दूर दूर चीज़ें जाएंगी, हाँ अगर बी से बड़ा r1 प्लस r2 बी से बड़ा होगा तो अलग अलग हो जाएंगे। ये कहते हैं रोज आइए, अगर दिन आओगे तो कैसे से समझोगे, अगर डी की वैल्यू बड़ा हो गया साहब, एक तो यहाँ जा रहा है, एक तो यहाँ जा रहा है यार, ये डी है, इसकी वैल्यू r1 है, इसकी वैल्यू r2 है, ठीक, अब इनके भी क्या ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये वाला ऐसे कहाँ टकराएंगे यार, टकराएंगे क्या, ये टकराएंगे नहीं तो फिर कैसे वो अपनी क्या कोई भी कोई नहीं होगा। उस केस में कोऑर्डिनेट होने के लिए उनके बीच का सेपरेशन दोनों के रेडियस के सम से आगे स्मॉलर होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब देखो जब भी आप कोलाइड करेंगे बेटा, कोलिजन के बाद जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन होंगे, मतलब दोनों क्या करेगा आपका अलग अलग डायरेक्शन में फिर मूव कर जाएगा। कोलिजन के बाद ये दोनों जो बॉडी होंगी वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेंगे बेटा, मूव कर जाएंगे। तो कोलिजन के बाद मान लो एक तो इधर गया और दूसरा वाला इधर गया, अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक, ये बॉडी हमारे पास साइज छोटी दिख रही है, साइज में छोटी कोई सीक्रेट नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं कोलिजन के बाद उसकी साइज घट जाएगी, साइज वही रहेगी, ठीक, साइज कोई चेंजेस नहीं होंगे, साइज मास वही रहेगा, ठीक। तो कंडीशन क्या हो रहा है, ये वाला सा प्रोजेक्ट इधर वाला आपका वेलोसिटी जो हो गया, ये वाला पहले वाला u1 था और इसकी वेलोसिटी u2 था, कोलिजन के बाद इसका v1 हो गया और इसका v2 हो गया। एंगल जो आपके हैं, एंगल की वैल्यू है, यहाँ वाला एंगल मान लो θ1 हो गया, ये वाला एंगल आपका θ2। एंगल जो बन रहे हैं एक्सिस से, तो θ1 और कितना है आपका θ2, तो बोले एंगल की वैल्यू θ1 और कितना हो गया θ2, या θ और फाई के टर्म में भी आप पढ़ते हैं, θ एंड किसके फाई के टर्म में भी पढ़ते हैं। तो अगर आप θ और फाई के टर्म में पढ़ना चाहते हैं कंडीशन में क्या होगा, एक तो थीटा ले लो और एक तो क्या फाई के जिस टर्म में पढ़ा होगा, θ1 θ2 के टर्म में पढ़ते हैं, θ एंड फाई के टर्म में पढ़ते हैं, जैसे भी आपने पढ़ा, ठीक। तो कंडीशन क्या हो रहा है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, इनका जो कंपोनेंट हम निकालेंगे बेटा, परफेक्टली क्या करता और एक यहाँ लेने से क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ गया परफेक्टली लाएंगे यहाँ वाला क्या होगा, कंडीशन इसकी जो वेलोसिटी हमने लिया था वो v1 लिया था। अब ये अगर थीटा है तो यहाँ के कॉन्टिनेंट एंगल में क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। इसका जो v1 का कंपोनेंट इधर की तरफ लेंगे, आएगा पिक्चर v1 और cos थीटा, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट होगा v1 sin थीटा, तो थीटा है। सेम थिंग नीचे वाला जो लेंगे, ये थीटा आपने यहाँ से दिखाया था, तो एरिया एंगल हमारा कितना होगा फाई, ये फाई दिखाया तो यहाँ भी फाई होगा, ये अगर v2 cos फाई और इधर इसका कंपोनेंट होगा v2 sin। फिर वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, कर रहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर जाइए, तो कुछ क्या है उनको सीधा आगे हो तो कुछ आइए नहीं तो फिर सीधा बैठिए स्ट्रेट, और ये लगा के नहीं, ये लगाने पर भगवान जी भी सो जाते हैं, ठीक। चलो आप अगर नींद ना आ रही हो ऐसे 10 मिनट हो जाइए, आराम से आ जाएगी, ठीक है। जब तक
डायरेक्शन में पहले वैल्यू हमारे 0 थे। इसका मतलब कोलिजन होने के कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहता है, आपने पहले पढ़ा था। यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगा। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर क्या कंजर्व। अब हम लोग एक बार बेटा कंसीडर करेंगे अराउंड एक्स एक्सिस और एक बार अराउंड क्या वाई एक्सिस। इससे हम लोग एक्स ले लेंगे, इधर वाले क्या ले लेंगे वाई ले लेंगे। तो एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो अराउंड एक्स एक्सिस और एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो अराउंड वाई एक्सिस। दो रिलेशन वहाँ से बनेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी होती है बेटा वो चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो वहाँ पे एक्स वाई नहीं लिखेंगे। जो एनर्जी है वो कैसी है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम तो इसलिए एक्स वाई में हमें दिखाना पड़ा कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर से नहीं हम कर सकते हैं, जैविक से नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से मोमेंटम पे अराउंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिखाएंगे। लेकिन जो एनर्जी होगा किसी भी एक्सिस में ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगा, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कंजर्व रहेगा। इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन में दिखाएंगे तो कोलिजन से पहले एनर्जी, कोलिजन के बाद एनर्जी, एक रिलेशन बनेगा। लेकिन जब मोमेंटम कंजर्वेशन को दिखाएंगे बेटा तो उस केस में अराउंड एक्स एक्सिस एक बार लेंगे, एक बार अराउंड क्या लेंगे वाई एक्सिस। वाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पहले मोमेंटम ले लेगा। बाय कंजर्वेशन ऑफ क्या मोमेंटम ये लिखिएगा अराउंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अराउंड अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा, कोलिजन से पहले वेलोसिटी का u1 है, मास आपका m1 था, इसका मास आपका m2 है, वेलोसिटी u2, m1 u1 m2 u2, ठीक। ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू कोलिजन के बाद इसका v1 हो गया और इसका v1 cos थीटा, दूसरे का v2 cos थीटा हो गया। तो आइए करते हैं m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई लिया है तो फाई लिखिएगा, थीटा नहीं आपका थीटा लिखिएगा। ये फाई है, ध्यान रखिएगा। इधर से हमने फाई लिया तो फाई लिया, थीटा होगा थीटा 2 ले लीजिए कुछ भी। ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा अराउंड वाई एक्सिस लेंगे, ये हो जाएगा बेटा अराउंड वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के अराउंड लेंगे तो कोलिजन के पहले क्या वाई एक्सिस में कोई मोमेंटम है, टकराने से पहले क्या वाई डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, मूव करने क्या नहीं मोशन हो रहा है, केवल तो किसमें है बेटा एक्स में। तो इसका मतलब कोलिजन के पहले ये वाई एक्सिस में जो मोमेंटम नेट होगा वो 0 होगा। मतलब 0 है, क्या है 0 है, तो इसका मतलब कोलिजन के बाद भी नेट 0 आएगा। वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो जरा हम यहाँ पे डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर ले रहे हैं वेक्टर का, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो इसके m1 v1 sin थीटा प्लस m2 v2 sin फाई। m2 v2 क्या हो जाएगा sin फाई, या तो आप ऐसे लिख लो, आर करके आप लिख सकते हो m1 v1 sin थीटा इक्वल टू माइनस m2
काम का इसमें मुझे नहीं आ रहा है। नहीं कह रहे आप घूमकर हो, मतलब नहीं आएंगे तो नुकसान होगा चाहे काम की वजह से ना आइए ना तो चाहे बिना काम से बच जाए। टकराने के पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा, चाहे वन डायमेंशनल कोलिजन हो, चाहे टू डायमेंशनल हो, चाहे थ्री डायमेंशनल कुछ भी हो रहा हो, कोलिजन से पहले टोटल एनर्जी, कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहता है। ठीक, इस केस में होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ये कंजर्वेशन अगर आप एनर्जी को कंजर्व करते हो ना तो यहाँ से आप रेडिएशन निकाल लेते हैं क्या होगा। ठीक, अब इसके जो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ना तो साल का अगर यहाँ दोनों कंपोनेंट का अगर रूम है तब भी निकालना मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पे जब भी दिया जाता है अगर थीटा गिवन होगा तो आपको वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी गिवन होगा तो उस केस में आपको थीटा पूछेगा। मतलब एक कंपोनेंट आपको गिवन होता है और दूसरा वाला क्या करता है फिर पूछता है। दोनों चीज़ें साथ साथ में नहीं पूछे जाएंगे कि आपका v1 v2 भी अननोन हो और थीटा1 थीटा2 भी अननोन हो, तो एक ही क्वेश्चन से हम दो और चार क्या अननोन क्वांटिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो बाकी नोन रहेगा, कोई भी उसमें से जो अननोन रहेगा हम उससे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी स्पेशल टेस्ट कर लीजिए, सबसे उसके क्वेश्चन का हवाले देते हैं। हो गया बेटा, उस कंडीशन से लिख लीजिए सर जी एनर्जी डायरेक्शन से नहीं लेना लेना एनर्जी का डायरेक्शन से नहीं लेना सर जी। यहाँ पर डायरेक्शन को डेडिकेट किया गया है कि एनर्जी वाले नहीं ये तो दूसरे आप खड़े हो जाओ। एनर्जी की वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर हाँ स्केलर की डायरेक्शन होती है कब दिखाएं कैसे वो क्या है स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उसका हम क्या है डेरिवेशन करते हैं। याद रहेगा, अरे जो पहले बोले हैं तो आप नहीं रहेंगे उसका कितने अभी अरे जब देखिए हम तो पहले बोले ना भैया ये एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली सम कर लेते हैं। ठीक, उसको आराम से एक्स्ट्रा वाई करने की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक, आप कोड लगाते तो भी वही आएगा, आगे जोड़ते हैं कोई मतलब नहीं। चलो अभी स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन पहला इफ राइट नोट कर लीजिए इफ m1 इक्वल टू m2 if m1 इक्वल टू m2 and u2 इक्वल टू 0 u2 इक्वल टू 0 then इसको कैलकुलेट को बेटा पहले क्वेश्चन बनाया था, इसे कहें आप इसे बना लो या इसे बना लो सेकंड और इसे बना लो थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर m1 इक्वल टू m2 हो और u2 की वैल्यू 0 हो then the question first second and third, the question first second and third can be, the question first second and third can be
वैल्यू 0 है, तो m1 m2 बराबर हो गया, तो सभी से m कॉमन होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल इक्वल है तो कॉमन होकर कैंसिल होगा बेटा। u2 की वैल्यू 0, तो ये वाला फैक्टर 0, तो यहाँ बचा खाली u1 इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v2 sin cos फाई, ये आ जाएगा u1 इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, v2 cos फाई। अगर क्वेश्चन बना रहे हैं मान लो बोल बना u1 की वैल्यू v1 cos थीटा प्लस v2 क्या हो गया, cos फाई हो गया। एक रिलेशन हमारा ये बन गया। यहाँ जब काइनेटिक एनर्जी वाला कैसे लिखेंगे, यहाँ वाला सेकंड वाला एक दूसरे लिखेंगे, एक तो सेकंड वाला बनेगा, यहाँ पे तो हमारा ये वाला फैक्टर है ही नहीं है, खाली मास मास है, तो क्या मास यहाँ कटेगा, यहाँ पे यू वाला फैक्टर नहीं है बेटा, इसमें सेकंड क्वेश्चन में आप देखो यू वाला फैक्टर नहीं है, तो जब यू वाला फैक्टर नहीं है तो साइन वाला कंपोनेंट क्या ये हम कॉमन होकर 0 में अगर m से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो नेट वैल्यू कितना आएगा, v1 sin थीटा प्लस v2 क्या sin फाई, या अगर इस वाले से रखेंगे तो आ जाएगा बेटा कितना v1, हम अभी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं फिलहाल, वैसे भी इधर सेट कर दिया तो साइन हो गया, तो कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे बिना उसके भी लिख सकते हैं आप v1 sin थीटा इक्वल टू v2 into sin फाई, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिए। और काइनेटिक एनर्जी वाले को लोगे तो देखो हाफ m सभी में कॉमन होगा, हाफ m हाफ m हाफ m हाफ m, सबसे क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, u2 का वैल्यू 0 है, बचेगा u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस कितना v1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर के बराबर। ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग वैल्यू कर लेते हैं, फाइंड आउट करेंगे कैसे करेंगे क्या होगा। हो जाएगा v1 की वैल्यू आएगी v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई, और v1 sin थीटा इक्वल टू से यहाँ माइनस साइन है बेटा, माइनस लगाइए तो माइनस लगा दीजिएगा, माइनस v2 sin फाई के बराबर, ठीक। वही भी नीचे ले लीजिएगा, स्क्वायरिंग क्वेश्चन, स्क्वायरिंग क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ जो अभी बनाया है, फोर्थ एंड फिफ्थ एडिंग फोर्थ और फिफ्थ को स्क्वायर करने में ऐड कर लीजिए, ठीक, ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा जरा बता दो भैया, फोर्थ फिफ्थ को अगर स्क्वायर करके ऐड किया जाए क्या रिलेशन बनेगा, बताओगे? क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन बोथ ये है, फिफ्थ ये, इन दोनों को अगर स्क्वायर किया जाए तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा कितना हमारा u1 स्क्वायर, इधर होगा v1 cos थीटा प्लस v2 क्या cos फाई, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा, और इनका स्क्वायर करोगे तो v1 स्क्वायर sin थीटा, sin स्क्वायर देखा ये हो जाएगा v2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। इसी को जब हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो पूरा पेज लगा लेते हो और कोई मतलब है नहीं, तो आप सीधे लिखेंगे जब आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उस केस में वैल्यू तो रिलेशन आता नोट कर लीजिए ऐसे ही, देखिएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू
v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा प्लस फाई cos ब्रैकेट में थीटा प्लस फाई v1 स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा प्लस फाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब 6 और 7 के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक, आगे करिएगा फ्रॉम क्वेश्चन 6 एंड 7। फ्रॉम क्वेश्चन 6 एंड 7 देखो जरा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की वैल्यू v1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे v1 और v2 स्क्वायर की जगह अगर v1 स्क्वायर कर दे बेटा तो u1 स्क्वायर को इधर कर दो तो u1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर कर दो 0 होगा। थोड़ा चेक करना पड़ेगा ये चीज में तो बात मानने वाली चलो। तो कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ से इसी क्वेश्चन से देखो ये वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन हमारा है ये जो वैल्यू है देखो हमारा u1 स्क्वायर के बराबर है। इस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की जगह पे c1 स्क्वायर को अगर हम लोग पुट कर दिया जाए तो बाई क्वेश्चन 6 एंड क्या 7 से तो इसकी जगह पे u1 स्क्वायर लिख लो तो यहाँ पे u1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा फाई। इस cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। तो यहाँ से पुट करोगे देखो ये जो वैल्यू है दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर आके माइनस करोगे तो 0, यानी 0 की जो वैल्यू हो गई ये 2v1 v2 cos थीटा प्लस फाई। यहाँ से अगर आप चेक करो cos थीटा प्लस फाई की जो वैल्यू होगी आगे लिख सकते हो cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू 0 में इसको v1 v2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 0, और ये वैल्यू होती है कितने की 5 0 किसकी वैल्यू है बेटा 5 0 cos 90 की वैल्यू है। ठीक, इसे लिख सकते हैं cos कितना 90 डिग्री इक्वल टू cos हो जाएगा क्या 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया बेटा। इसका मतलब हो गया यहाँ से cos कैंसिल थीटा प्लस फाई इक्वल टू, लेकिन स्टेटमेंट हमें मिल जाता है। स्टेटमेंट क्या मिलता है कि अगर दो बॉडी है बेटा एक रेस्ट में है और दूसरा दोनों आइडेंटिकल मास के हैं, आंखें टकराती हैं, टकराने के बाद दोनों बॉडी को क्या करेंगे सेपरेट होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाती हैं। लेकिन ये सिचुएशन कब के लिए है जब मासेस दोनों के सेम हो और क्या u2 की वैल्यू 0 सेकेंड बॉडी रेस्ट में हो, तब थोड़ी देर के बाद दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाएंगे। इसी पे इसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो कार्टून कोड बनाया जा रहा है ना ऐसा नहीं सब लगा हुआ है, उसी में से पॉइंट से क्वेश्चन डिजाइन कर देते हैं। अगर नहीं सामने पड़ा है तो फिर लगता नहीं है। ठीक हो गया, तो लिखिएगा और 90 का मतलब पाई के टर्म में पूछेगा तो पाई के टर्म में पूछेगा तो 1 पाई 5/2 90 डिग्री r π/2 90 डिग्री r कितना π/2। ठीक, तो अगर पाई के टर्म में देगा तो π/2, डिग्री के टर्म में देगा तो 90 डिग्री हो गया। नीचे लीजिएगा आफ्टर परफेक्टली दैट इज i.e. ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, दैट इज आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज
after perfectly elastic oblique collision of two bodies of equal masses if second body is at rest second body is at rest then after collision both bodies are moving mutually perpendicular to each other. Both bodies are moving after collision. Both bodies are moving mutually perpendicular to each other. एक दूसरे के लंबवत जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्कैटर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो भी टर्म यूज किया जाता है. म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यानी कि टकराने के बाद दोनों जो बॉडी हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली कहाँ जाती है? परपेंडिकुलर जाती है. जब कोलिजन होगा उसके बाद दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी. क्राइटेरिया था दोनों आइडेंटिकल मास के हों, सेकेंड बॉडी रेस्ट में हो, और ऑब्लिकली उनके बीच में कोलिजन होगा. कोलिजन होना है. ये सिचुएशन आपका राइट होता है. स्टेटमेंट ध्यान रखना, शार्ट का बना लेना. इन्हीं स्टेटमेंटों पे अगर स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे ही से पूछ लिया जाता है. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन. हुआ था एग्जाम, इसे देख लो यार, 15 हो जाता है. होगा आप अगर कोई डिजाइन का डिस्ट्रीब्यूशन आए तो वो होगा. इतने लंबे गैप हो जाते हैं. नहीं, वो भी टाइप्स के में बांटा गया था, और जो डिटेलिंग हुई है वो इलास्टिक कोलिजन का होगा. अभी इलास्टिक का नहीं होगा. चलिए लिखिए, अभी नहीं हुआ. अगर आप हेडिंग करिएगा नेक्स्ट बेटा, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन. अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता था तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 0. याद आ रहा कुछ? परफेक्टली इलास्टिक के लिए कितना बताया गया था आप लोगों के लिए? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए की वैल्यू कितनी बताएंगे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी पीछे वाले पेज में बताया गया है? परफेक्टली इलास्टिक के लिए 0. हाँ जी, तेज बोला कुछ नहीं पता है कुछ नहीं. 0 ये पूछा है तो तेज बोला करिए आप दोनों, है ना? अरे चारों 0 वाले हैं, आप एक का साथ दे रहे हो. किसके साथ में होगा? 4 के 1 के? जल्दी बोलो. अच्छा, एक ही के साथ हो. आपको दिखाया गया था बेटा, थोड़ा पढ़ भी लिया करो. क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ऑलवेज 1 होता है. परफेक्टली इलास्टिक के लिए ऑलवेज 0, और बाकी आपने जो कोलिजन रीजन में होता है सबके लिए 0 से बड़ा और 1 से क्या रहेगा? हम लोग बड़ा क्या इसका बाबा रामदेव भाई होगा हो जाएगा. इसमें क्या होगा? जब हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक, उस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ परफेक्टली हमें भी टर्म यूज किया गया है. हेड-ऑन इलास्टिक की बात की जा रही है. और जब हेड-ऑन इलास्टिक होगा ई की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा. ठीक, अगर परफेक्टली इलास्टिक हम लोग बोलते तो ई विल बी 0.
इलास्टिक बोलते तो ई की वैल्यू 1, ठीक क्या रहेगा। चलो तो ये कंडीशन हो गया, ई की वैल्यू यहाँ 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसी का यूज़ करके हम लोग वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम लगा डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, वेलोसिटी हमें ना वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या किया जाए, यहाँ पे यौगिकाएं अलग अलग स्तर की हैं, समझे। कुछ लोगों ने पढ़ के आया है, कुछ लोगों ने क्या बहुत पढ़ के आया है, और कुछ लोगों ने बहुत ही कम पढ़ के आया है। अभी तो ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है बेटा। यस सर। आप पढ़ लिए हो पिछले साल, आपके पास सब कुछ है, इसलिए थोड़ा सा इनका भी ध्यान तो भैया दीदी लोग जरूरी है। देखो बेटा क्या कहता है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, देखिए if two bodies A and B, collide inelastically and coefficient of restitution is small e. Coefficient of restitution is small e, लिखिएगा। Then हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था बेटा, स्मॉल ई इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। याद करो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के पीछे स्टार्टिंग में बताया गया था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कोलिजन के बाद जितनी वेलोसिटी से बॉडी सेपरेट होती है अपॉन कोलिजन के पहले जितनी वेलोसिटी से रिलेटेड दोनों एक दूसरे की तरफ आती है, उनके रेशियो को हम लोग वेलोसिटी ऑफ क्या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता था, ई की वैल्यू होता था बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी को रिलेटिव वेलोसिटी भी बोलते हैं बेटा, इसी को रिलेटिव भी टर्म हम यूज करते हैं, ठीक। बट यहाँ कंपल्सरी उसका मतलब भी रिलेटिव है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का टकराने के बाद जिस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, और यही मैथमेटिकली हम लोगों ने लिखा था v2 - v1 अपॉन u1 माइनस क्या रहा v2 - v1 अपॉन u1 माइनस u2 ये होता था। इसके रेशियो का हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता था, ठीक। अब यहाँ से अगर इक्वेट कर दिया जाए तो r करके हम लोग लिख सकते हैं बेटा v2 - v1 इक्वल टू e इनटू u1 माइनस कितना u2 के बराबर हो जाएगा। v2 - v1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितना e ब्रैकेट में u1 माइनस कितना हो जाएगा u2 के बराबर हो जाएगा। तो इसके बेस पे दिखा देते हैं, अपने कंजर्वेशन ऑफ अगर लीनियर मोमेंटम आप लगा लोगे, क्या लगा लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद लिखिएगा बाय कंजर्वेशन ऑफ, मैं नोट कर लो, टेस्ट के बाद आपका फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ है, टेस्ट के बाद फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ है। हाँ जी सर, मेरा कोई नहीं मिलता नहीं, मतलब कुछ दिन छुट्टी आपकी थी, केमिस्ट्री से क्लास चला था। हाँ मेरी जगह पे केमिस्ट्री चला था, केमिस्ट्री जगह मेरा चला था 15 अगस्त के बाद। 22 तक की 21 तक की क्लास चला था। तो उसके कुछ आसपास में सर ने मेरा एक दो क्लास लिया था, फिर उसकी जगह पे हमने उसका एक दो क्लास लिया था, ऐसे ही कुछ हुआ था। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्लासेस वही हुए थे जो अटेंड थे। मोबाइल में मैसेज आया था कि क्लास चेंज हुआ है।
V1 और V2 की जो वैल्यू होते थे ना, वहाँ पे जब निकालते थे हम लोग V1 की वैल्यू थे m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू E1 प्लस 2m1 m2 इक्वल टू अपान m1 प्लस m2 दिया था। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोकेशन टर्म है ना, वही वहाँ पे यूज कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो परफेक्टली इलास्टिक के लिए था, और यहाँ पे हमारा इलास्टिक के लिए। ठीक, तो देखिएगा क्या कर लो, तो भाई क्वेश्चन क्या, भाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड जो भी आपने बनाया है, भाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई क्वेश्चन क्या बनाया था, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, इन दोनों का आप इक्वेट करेंगे तो देखिएगा V1 इक्वल टू, अब यहाँ राइट के हम लोग लिखेंगे V1 इक्वल टू V1 की जो वैल्यू होगी m1 माइनस em2 अपान m1 प्लस m2 इंटू V1। वहाँ पे 2 लिखा जाता था, यहाँ 2 नहीं लिखेंगे बेटा, 1 प्लस e इंटू m2 इंटू अपान m1 प्लस m2, 1 प्लस e इंटू m2 इंटू अपान m1 प्लस m2। अब देखो जरा, अगर e की वैल्यू बेटा हम लोग क्या परफेक्टली जब इलास्टिक होता था तो e की वैल्यू 1 होता था, तो वहाँ पे e की वैल्यू c से मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 की जगह पे m2 लिखा जाता था, यहाँ पे 1 ऐड करते थे तो 1 1 2, तो वहाँ पे 2 m2 into लिखा था, यहाँ पे 1 प्लस e m2 into अपान m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ये ओरिजिन के बाद पहले बॉडी की वेलोसिटी है, और दूसरे वाले क्या होगा बेटा, V2 का हाँ माइनस em1 दूसरे वाले क्या करेंगे, V2 की वैल्यू हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था कितना, m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू m2 माइनस em1 अपान m1 प्लस m2 इंटू प्लस 1 प्लस e m1 इंटू 1 अपान, इन फार्मूलों का यूज करके इलास्टिक ओरिजिन के लिए जो बेटा हमारा वेलोसिटी ऑफ द ओरिजिन होता है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। परफेक्टली जब इलास्टिक होगा उस केस में कितना 0, और जब परफेक्टली इलास्टिक में 0 ही का मान, और जब परफेक्टली इलास्टिक होगा तो e का मान कितना 1 रख लीजिए, आपको रिलेशनशिप फार्मूले से मिल जाता है। परफेक्टली इलास्टिक ओरिजिन में टकराने के बाद दोनों बॉडी स्टिक कर जाती है, इसलिए सेपरेशन नहीं होता है, और जब परफेक्टली इलास्टिक होगा तो उस केस में बॉडी दोनों क्या रहेंगी, ओरिजिन के बाद फिर सेपरेट हो जाती है। यहाँ पे तो आया जाता है, ये काम आप करेंगे, ये चीज़ें थोड़ी सी इतना डिटेल में बोर्ड में पढ़ाई नहीं जाती, ठीक, क्योंकि वहाँ आता भी नहीं है, सर की गलती ही नहीं है, वहाँ सिलेबस से आता भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार घर पे जाके पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके पास टेक्स्ट वगैरह है आप देखिए, या जो भी है जिसके जो भी सोर्सेज हैं, ठीक, उसके बेस पे आप क्वेश्चन कुछ कर डालिएगा, नहीं आएगा तो बता देंगे, बाकी का हम पे कुछ करवा देंगे, जैसा पीरियड शेड्यूल रहता है। बेटा बाद में कौन आया है, आप